नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आईएसआई खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का उद्घाटन होने से पहले ही विरोध का दौर शुरू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। छत्तीसगढ़ में 1 महीने से जारी सियासी बहस कब खत्म होगी? राज्य में शीर्ष नेतृत्व या कैबिनेट बड़े बदलाव की जिन चर्चाओं के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार दिल्ली पहुंची। अमेरिका ने अफगानिस्तान आईएसआई खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। ये हमला अफगानिस्तान के नगरहार प्रांत में किया गया, जो कि पाकिस्तानी सीमा से लगा हुआ था और आईएसआई का गढ़ माना जाता है। यहां अमेरिकी हमले में काबुल धमाके का मास्टरमाइंड मारा गया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्नब ने जानकारी दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन से मध्य पूर्व की किसी अज्ञात लोकेशन से बीती रात उड़ान भरी और आईएसआई के आतंकी को उस वक्त निशाना बना गया जब वह अपने दूसरे सहयोगी के साथ कार में सवार था। ये दोनों अमेरिकी हमले में मारे गए थे। गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर आईएसआई के फिदायिन हमला किया था। इसमें 13 अमेरिकी सैनिक समेत 170 लोग मारे गए थे। इसके बाद अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि काबुल हमले के बाद लिया जाएगा और आतंकियों को ढूंढ कर मारेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि काबुल एयरपोर्ट पर हमला करवाने वाले बारे में जानते हैं और उन्हें सही समय और सही जगह पर करारा जवाब दिया जाएगा। इसके 36 घंटों के अंदर ही अमेरिका ने बीती रात आईएसआई खुरासान ग्रुप के ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक कर दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के बीच काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से कहा कि वे काबुल एयरपोर्ट से तुरंत हट जाए, क्योंकि वहां आईएसआई फिर से हमला कर सकता है। अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी किए गए अलर्ट में काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट, ईस्ट गेट और नॉर्थ गेट का खास तौर से जिक्र किया गया है। सोशल मीडिया पर कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जान से मारने की धमकी देने के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि यह मामला पीएचडी शोधार्थी तमाल दत्ता द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अरेस्ट रेड पुलिस थाने के जंतु विज्ञान विभाग के प्राध्यापक अरिंदम भट्टाचार्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस संयुक्त आयुक्त मुरलीधर शर्मा ने बताया कि भट्टाचार्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 505 तहत आरोपी को डराने या चिंतित करने की मंशा में और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि प्राध्यापक को फिलहाल हिरासत में नहीं लिया जा सकता। भट्टाचार्य में संपर्क करने पर उन्होंने बताया, मैंने मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी तरह की टिप्पणी नहीं की थी। शिकायतकर्ता तृणमूल कांग्रेस का समर्थक है। मैं पुलिस के कदम उठाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं और उसके बाद इस कानूनी सलाह लूंगा। तृणमूल कांग्रेस समर्थित पश्चिम बंगाल का कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संगठन ने भट्टाचार्य को सोशल मीडिया पोस्टों की निंदा कर दी है। अप्रैल 2012 में यादवपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्राध्यापक अंबिकेश महापात्रा को मुख्यमंत्री का मजाक उड़ाते हुए एक कार्टून कथित रूप में लोगों को भेजने का आरोप में गिरफ्तार हुआ था। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग के नए स्वरूप का उद्घाटन होने से पहले ही विरोध का दौर शुरू हो गया। कृषि कानूनों को विरोध कर रहे किसान शनिवार सुबह जलियांवाला बाग से कुछ ही दूरी पर घी मंडी के पास जमा हो गए और उन्होंने बाग तक आने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए। किसानों की चेतावनी है कि आज होने वाले उद्घाटन समारोह में किसी भाजपा नेता को नहीं आने देंगे। वहीं किसानों के विरोध प्रदर्शन का पता चलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और किसानों को समझाने की कोशिश की। सुरक्षा के मद्देनजर जलियांवाला बाग के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। राज्यसभा सदस्य और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्वेत मलिक पहले उद्घाटन समारोह में शामिल होने जलियांवाला बाग आने वाले थे, लेकिन किसान के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। मलिक का कहना है कि वो घर पर ही वर्चुअल उद्घाटन समारोह से जुड़ेंगे। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों को यह भी सूचना मिली कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जलियांवाला बाग पहुंचने वाले हैं। हालांकि पुलिस ने उन्हें इससे इनकार कर दिया, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम खत्म नहीं होगा वे धरने पर बैठे रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम 6:25 पर वीडियो कॉन्फ्रेंस से पुनर्निर्मित जलियांवाला बाग का उद्घाटन करेंगे, जिसके बाद ये ऐतिहासिक स्थल जनता को सुपर्द कर दिया जाएगा। हंसते खेलते लोगों से सजे जलियांवाला बाग की
खास तौर पर लोगों को आकर्षित करेगी। वहीं बाग में मौजूद कुएं की रूपरेखा में भी बदलाव किया जाएगा। इस गैलरी में शहीदों से संबंधित दस्तावेज रखे गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे बदलाव हमारे लिए चिंता का विषय है। इस उथल पुथल के समय अपने पहरेदारों को मजबूत रखना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हालांकि ये चुनौतीपूर्ण समय हमें एक अवसर भी प्रदान करता है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। राजनाथ ने कहा कि वैश्विक सुरक्षा, सीमा विवाद और समुद्री प्रभुत्व के कारण दुनिया भर के देश अपनी सैन्य शक्ति के आधुनिकीकरण और मजबूत बनाने को दिशा में कार्य कर रहे हैं। आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में निगरानी पोत विग्रह को भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया। इस दौरान सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे मौजूद रहे थे। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि का परिणाम है कि 2008 में मुंबई हमले के बाद समुद्री मार्ग से कोई आतंकवादी दुर्घटना नहीं हुई। उन्होंने कहा कि इस पोत की कमीशनिंग हमारी तटीय रक्षा क्षमता के महत्वपूर्ण सुधार के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में हमारी लगातार बड़ी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेन्नई में कहा कि हमारा देश इन घटनाओं से अछूता नहीं रह सकता। यह हमारे जैसे देश पर अधिक लागू होता है, एक ऐसा देश होने के नाते जिसका हित सीधे हिंद महासागर से जुड़ा। रक्षा मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगले 1-2 साल में यानी 2023 तक दुनिया भर में सुरक्षा पर 2.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक खर्च पहुंच सकता है। छत्तीसगढ़ में 1 महीने से जारी सियासी बहस अब खत्म होती नजर आ रही है। राज्य में शीर्ष नेतृत्व या कैबिनेट में बड़े बदलाव की जिन चर्चाओं के साथ छत्तीसगढ़ की पूरी सरकार दिल्ली पहुंची थी, वह मामला अब शांत होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की सियासत में बता दिया कि असल में विधायक दल के नेता वही है। दिल्ली में दम दिखाने के बाद अब मुख्यमंत्री बघेल शनिवार को दोपहर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। शुक्रवार को दिल्ली से दिन भर टेंशन के बाद शाम होते होते तमाम कांग्रेसी नेताओं के चेहरे पर सुकून नजर आया। मानो कह रहा है शुक्र है सब ठीक है। 40 से अधिक विधायक, लगभग सभी निगम के महापौर, निगम मंडल के पदाधिकारी कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय AICSC के दफ्तर में डेरा जमाए हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद प्रदेश प्रभारी PL पुनिया के साथ राहुल गांधी के घर पर हैं। मुख्यमंत्री बघेल करीब 4 घंटे बाद PL पुनिया के साथ राहुल गांधी से घर के बाहर निकले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की तमाम राजनीतिक स्थितियों की जानकारी हमने हमारे नेता को दी है। छत्तीसगढ़ आने का न्योता भी दिया। अगले सप्ताह राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आएंगे। यह बातें मुख्यमंत्री ने फौरन दफ्तर जाकर इंतजार कर रहे विधायकों और कांग्रेस के तमाम नेताओं को दी। इसके बाद चेहरों पर संतोष का भाव सभी नेताओं बाहर आए। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। देश में कोरोना के मामलों में फिर अचानक बढ़ोतरी देखी जा रही है। शुक्रवार को 46,000 मरीजों की पहचान हुई। यह बीते 58 दिन में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 30 जून को 48,000 केस सामने आए। मरीजों को कोरोना को मात दी है, जबकि 514 की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 14,000 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केरल में हालात भयावह बने हुए हैं। यहाँ शुक्रवार को 32,000 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। लगातार तीसरा दिन था जब यहाँ 30,000 से ज्यादा संक्रमित मिले। 5 दिनों में देश में आए कुल मामलों में 60% केरल से हैं। फिलहाल राज्य में 1.95 लाख मरीज कोरोना का इलाज करा रहे हैं। देश में शुक्रवार को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बना। सरकार के मुताबिक भारत में 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जाएंगे। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही देश में वैक्सीनेशन कवरेज 62 करोड़ के पार कर गया। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक सबसे ज्यादा 28 लाख टीके लगाकर यूपी पहले नंबर पर है।
अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को हुए फिदाइन हमले में 170 लोग मारे जा चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआई के ग्रुप ने ली है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबुल में हुए धमाके के बाद भारतीय खुफिया एजेंसियां भी सतर्क हैं। भारत पर आईएसआई के हमले का खतरा बढ़ गया। आशंका है कि यह संगठन दक्षिण एशिया और इसके बाद भारत तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। आईएसआई खुरासान कट्टर इस्लामी शासन थोपना चाहता है। आईएसआई के और आईएसआई के यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान का भी कहना है कि यह संगठन तालिबान और अलकायदा से भी कट्टर माना जाता है। भारतीय खुफिया अधिकारियों को आशंका है कि यह ग्रुप जिहादी मानसिकता का विस्तार करना चाहता है। इसकी कोशिश है कि सेंट्रल एशिया और फिर भारत तक पहुंचे। इसकी मंशा युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने और फिर आतंकी हमले कराने की है। अधिकारी की मानते हैं तो खुरासान ग्रुप खलीफा का निजाम लाना चाहते हैं और यह भारत तक पहुंचने की कोशिश करेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी इसलिए भी सतर्क है क्योंकि केरल और मुंबई के कुछ युवा पहले ही आईएसआई में शामिल हो चुके हैं। एक अधिकारी का कहना है कि अगर यह ग्रुप साजिश रचता है तो भारत में कुछ कट्टरपंथी या आतंकी संगठन फिर से सिर उठा सकते हैं। खुरासान ग्रुप युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकता है। अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आने के बाद आतंकी संगठनों को नई ताकत मिली थी। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान में आज बड़ा फैसला हो सकता है। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ 4 मंत्रियों और करीब 2 दर्जन विधायकों बगावत के बीच पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। रावत ने शुक्रवार को पार्टी की कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पंजाब कांग्रेस की हालत के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध करने वाले मंत्रियों और विधायकों के बारे में पत्रकारों से कहा कि इस मामले में बगावत जैसी कोई बात नहीं है। सभी बेहद नम्र और शालीन हैं। उनके बागों का कहना गलत है। उत्तराखंड में भी 2022 में विधानसभा चुनाव होने के मद्देनजर पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बने रहने के बारे में पूछे जाने पर हरीश रावत ने कहा कि यदि आलाकमान का आदेश हुआ तो मैं निश्चित तौर पर इसे निभाऊंगा। पार्टी आलाकमान की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे मैं निभाऊंगा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी से हरीश रावत की मुलाकात पंजाब कांग्रेस के नजरिए से बेहद अहम मानी जाती है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू द्वारा आलाकमान को ईंट से ईंट बजाने की धमकी वाले वीडियो का मुद्दा भी रावत और राहुल गांधी की बैठक में उठेगा। उधर जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले दिल्ली गए 3 बागी मंत्री भी आलाकमान से मिलने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनको न तो राहुल गांधी न तो सोनिया गांधी मिलने का समय दिया जा रहा है। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी बागी खेमे में नजर आए। पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पाकिस्तानी सेना के प्रोपेगेंडा विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के प्रमुख डायरेक्टर जनरल बाबर इख्तियार ने भारत पर आतंकी हमले करवाने का आरोप लगाया। इख्तियार ने शुक्रवार को जोर देकर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर स्थित और सामान्य नियंत्रण में है ऐसा कहा था। रावलपिंडी में अपने संवाददाता सम्मेलन की शुरुआत में उन्होंने कहा कि वे अफगानिस्तान में उभरती स्थिति और पाकिस्तान के आगामी खतरों पर बात करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय शुरू करना चाहिए। उन्होंने अफगान सीमा पर पाकिस्तानी सेना के 2014 ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब और ऑपरेशन रद उल फसाद का भी जिक्र किया। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मास्टर और DGISPR बाबर इख्तियार ने अफगानिस्तान में भारत की भूमिका को लेकर भी खूब बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि उन्होंने अफगानिस्तान में जो निवेश किया उसे जिस तरह का प्रभाव उन्होंने विकसित किया वह सुबह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के इरादे से गया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भारत ने अफगान नेतृत्व सेना और खुफिया एजेंसी के दिमाग में जहर भर दिया, जिसके कारण पाकिस्तान के हर बार संपर्क करने पर अफगान नेतृत्व ने पाकिस्तान के बारे में नकारात्मक बयानबाजी की। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देशालय पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ISI TTP जैसे आतंकवादी संगठनों के साथ भारतीय खुफिया एजेंसी और रॉ की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में गुरुवार को फिदाइन हमले में 170 लोग मारे जा चुके हैं। हमले की जिम्मेदारी ISI के यानी खुरासान ग्रुप ने ली। सवाल उठ रहे हैं कि तालिबान, ISI और अलकायदा सभी जिहादी ग्रुप हैं और सबका मकसद शरीयत कानून लागू करना है, तो फिर IS ने हमला क्यों कराया? जब हमले में 150 से ज़्यादा अफगान नागरिक मारे गए जो सभी मुस्लिम थे। यही वजह थी कि कुछ लोग मूर्खतापूर्ण हरकत भी करार दे रहे थे। उनके मुताबिक काबुल हमले में जरिए ISI तालिबान की इमेज खराब करना चाहता है, उसे चैलेंज करना चाहता है। ISI का कहना है
कि कतर में हुए गुप्त समझौते की वजह से अमेरिका ने तालिबान की चांदी की तस्करी में रखकर अफगानिस्तान गिफ्ट में कर लिया। यहाँ जानते हैं कि लामी के इस एनालिसिस की कुछ अहम बातें। इस हमले में सबसे हैरान करने वाला पहलू यह है कि अलर्ट मिलने के बावजूद इसे टाला नहीं जा सका। ये अमेरिका और तालिबान को ISI का सीधा चैलेंज है। तालिबान ये जाहिर करना चाहते हैं कि काबुल पर अफगानिस्तान में स्थिरता आ गई। उसने राजधानी की सुरक्षा के लिए बंदर 313 ब्रिगेड और फतह दस्ता बनाए, लेकिन इस हमले को रोका नहीं जा सका। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तब तक जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતર, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 મેરેથોન માહિતી રજૂ કરતો ફોન ઇન કાર્યક્રમ જનતાની વાત। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो देखते हैं आगे की खबरें। केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों को विरोध प्रदर्शन करते हुए 9 महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। उधर किसान भी इस आंदोलन को खत्म करने में मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य जरूर इस मामले को लेकर किसानों के पक्ष में खड़े दिखे, जिसमें ताज़ा उदाहरण तमिलनाडु सरकार का है। शनिवार को राज्य विधानसभा में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने पिछले 1 साल में कृषि बिल का विरोध कर रहे थे किसानों पर दर्ज किए गए सभी मामलों को वापस लेने का ऐलान किया। तमिलनाडु मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने इसकी राज्य विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 1 साल के दौरान केंद्र सरकार के 3 किसान संबंधी कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएंगे। सीएम M.K. स्टालिन ने राज्य विधानसभा में केंद्र के तीनों कृषि संबंधित कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया, जिसके लिए पेश किए गए प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार किया हुआ। जाहिर है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा यह फैसला राज्य के किसानों के लिए बड़ी राहत है। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन कब तक चलने वाला है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। केंद्र सरकार पहले ही बिल के वापस लेने से इनकार कर चुके हैं, वही किसान इस बिल को वापस लेने के अलावा किसी भी और विकल्प को मानने को तैयार नहीं है। जनधन योजना के 7 साल पूरे होने के बाद इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। अपने ट्वीट में पीएम ने कहा कि इससे पहले ने भारत के विकास की दिशा को बदल दिया है। मोदी ने कहा इस योजना में आर्थिक समावेश के साथ अनगिनत भारतीयों को सम्मान का जीवन दिया जाएगा और उनका सशक्तिकरण किया जाएगा। बता दें कि जनधन योजना का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 में लाल किले से अपने पहले संबोधन में किया था। इस कार्यक्रम की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इस योजना को आर्थिक समावेश के राष्ट्रीय मिशन के तहत शुरू किया था। वित्त मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल इस बैंकिंग सुविधा के साथ 43 करोड़ लाभार्थी जुड़ चुके हैं। सत्ताईस अगस्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को नौकरी में आरक्षण को लेकर सरकार के समक्ष सवाल उठाया और पूछा कि जब हम नौकरी ही नहीं रहेगी तो इसका क्या उपयोग रह जाएगा। राहुल गांधी ने आरक्षण के मसले को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने इंडिया ऑन सेल हैशटैग के साथ ट्वीट करके कहा कि मित्रीकरण को सुनामी न रोजगार न आने वाले सालों में होगा न आरक्षण का क्या मतलब है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा आने वाले सालों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति का ऐलान किया, जिसको लेकर गांधी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष के नए कृषि कानूनों को लेकर भी सरकार घर पर हमला बोल दिया और इन्हें वापस लेने की मांग की। राहुल गांधी ने इंडिया ऑन सेल हैशटैग के साथ ट्वीट किया, मित्रीकरण की सुनामी न रोजगार है न आरक्षण है। तो आरक्षण का क्या मतलब? केंद्र सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण नीति का ऐलान किया गया। एक अन्य ट्वीट में कांग्रेस नेता ने कहा कि खेत का रेत नहीं होने देंगे, मित्रों को भेंट नहीं देने देंगे, कृषि विरोध कानून वापस लो।
एप्पल यानी टेक की दुनिया में बेस्ट का प्रयास है कि उसके सीईओ टिम कुक ने इसे लगातार साबित किया। वो फिर से चर्चा में है। वजह बतौर एप्पल सीईओ उनका 10 साल का सफर पूरा हो चुका है और वे दुनिया के सबसे कामयाब सीईओ घोषित किए गए हैं। टिम कुक ने 24 अगस्त 2011 को एप्पल की कमान संभाली थी। तब कंपनी का रेवेन्यू 65% अरब डॉलर यानी करीब 4.7 लाख करोड़ पहुंच गया था। पिछले 10 साल में उन्होंने एप्पल को 2 लाख करोड़ डॉलर यानी 148 लाख करोड़ रुपए की कंपनी बना दिया। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप 190 लाख करोड़ रुपए है। कमाई के मामले में कुक ने अमेजॉन के सीईओ रह चुके जेफ बेजोस और वॉरेन बफे के पीछे छोड़ दिया। उनकी अपनी संपत्ति भी 1 अरब डॉलर यानी करोड़ रुपए को पार कर चुकी है। इस मौके पर आम टिम कुक और एप्पल के सफर को पढ़ें। साथ में ही आगे क्या होने वाला है। LGBTIQ और परिवारों को कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए 10 लाख डॉलर के साथ आईपैड और दूसरे एप्पल प्रोडक्ट डोनेट किए जाएंगे। देश विदेश की खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।